हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके एलटी ग्रेड मेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और इस उम्मीद से इनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि शायद आपको इनसे कुछ एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो कोशिश करिए पूरा सेशन देखिए और अच्छे से देखिए, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ नोट्स बना लीजिए। और पीडीएफ आपको जानते ही हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन एंड इट सेज, हाँ पहला क्वेश्चन हमारा पोइट्री सेक्शन से है। ठीक, 3 सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इसमें, पोइट्री सेक्शन, ड्रामा सेक्शन और प्रोज या नॉवेल सेक्शन। ठीक है। हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ आर्ट वर्सेस रियलिटी थ्रू द पेंटिंग ऑफ द डचेस। डचेस की पेंटिंग के द्वारा किस तरह से ये जो पोएम है माई लास्ट डचेस, ये आर्ट वर्सेस रियलिटी की थीम को एक्सप्लोर करती है, ये बताना है हमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है। ठीक है, अपन जानते हैं, अब तक याद हो गया होगा हम लोगों को पढ़ते पढ़ते। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कहे जाते हैं। ठीक है, ये 1-2 पॉइंट इनके ध्यान रखने हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस एक्सप्लोर्स the theme of art versus reality by showing how the Duke prefers a painted image of his wife to her real living presence। करेंगे जो माई लास्ट डचेस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्क है एक्सप्लोर करता है ये द थीम ऑफ आर्ट वर्सेस रियलिटी, आर्ट वर्सेस वास्तविकता या रियलिटी की थीम को, बाय शोइंग दिखाते हुए या दिखा करके, हाउ द ड्यूक की कैसे ड्यूक, ये कौन ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फेरेरा है ये, हाउ द ड्यूक प्रेफर्स कि कैसे ड्यूक ऑफ फेरेरा पसंद करता है अ पेंटेड इमेज को, पेंट की गई इमेज को, ऑफ हिज वाइफ अपनी पत्नी की, टू हर रियल लिविंग प्रेजेंस उसकी वास्तविक और जीवंत उपस्थिति के बजाय। मतलब उसको जीता जागता तो नहीं पसंद करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो बड़ी सरल स्वभाव की थी। और ये जो ड्यूक ऑफ फरेरा है, क्योंकि ये कई सौ साल पुराना इसका ख़ानदान है, तो उसको इस बात का भी प्राइड और वैनिटी थी कि हमारे जो जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका भी स्टैंडर्ड जो लेवल रहे वो हमारे स्तर का रहे। और उसके 1-2 तरीके हैं कि आप आम लोगों से बात ना करें, उनसे व्यवहार ना रखें, है ना, उनसे आदान प्रदान ना करें। तो ये जो इनकी वाइफ थी वो सब करती थी, बेचारी सीधी सादी थी। किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो उसको थैंक यू बोल दिया, और उसी वे में अगर मान लीजिए ड्यूक ने कभी उसको कोई गिफ्ट दिया तो उसी तरह उसको थैंक यू बोल देती थी। तो ये इसको लगता था कि तो मेरी बेइज्जती हो रही है, जैसा ये थैंक यू नौकरों को बोलती है, आम लोगों को बोलती है, वैसे ही मुझे बोल देती है। तो ये समझता था कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसकी नज़रों में। ठीक है, इसलिए उसकी लिविंग प्रेजेंस को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और हम आगे पढ़ेंगे कि वो कहता है कि मैंने बस एक ऑर्डर दिया और सारी उसकी मुस्कान जो है वो थम गई। आगे देखेंगे, एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही प्राउडली डिक्लेयर्स, वो बड़ी घमंड के साथ घोषणा करता है कि दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ये मेरी आखिरी डचेस है जो कि पेंट की गई है, कहाँ, दीवार पर। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसे दिखती है जैसे भी जिंदा हो। द फ्रेज एज इफ अलाइव, ये जो फ्रेज है एज इफ अलाइव, जैसे कि जिंदा हो, हाईलाइट्स द कंट्रास्ट, उस कंट्रास्ट को हाईलाइट करता है बिटवीन द लाइफलेस पेंटिंग एंड द डचेस फॉर्मर वाइटैलिटी, और उस डचेस की फॉर्मर पहले की वाइटैलिटी, मतलब जीवन समझ लीजिए, जिंदगी को, कि अभी तो वो बेचारी लाइफलेस है, पेंट कर दिया गया है बस, और उसके आगे उसने पर्दा भी डाल दिया है, ये भी देखिए। अब वो देखिए एक अंतर और समझिए, जब वो जीवित थी तो ज़्यादातर वो काम अपनी मर्जी से करती थी, ठीक है, लेकिन मरने के बाद उस पर अपना कंट्रोल दिखाने के लिए ड्यूक ने एक पर्दा लगा दिया था उसकी तस्वीर के सामने कि कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा मेरी बिना इजाज़त के। तो जब भी कोई आता था तो पर्दा वो खुद हटाता था। ऐसे ही जिसको ये पूरी बात बता रहा है, जिस व्यक्ति को, जो कि इसके लिए एक नया रिश्ता लेकर के आया है, तो खुद जा कर के पर्दा हटाता और कहता है कि देखो ये है मेरी वो डचेस जो दीवार पर पेंट की गई है। द पेंटिंग बिकम्स अ सिंबल ऑफ ड्यूक्स कंट्रोल, और ये जो पेंटिंग है वो ड्यूक के कंट्रोल का एक प्रतीक बन जाती है। इन लाइफ, ज़िंदगी में, द डचेस वॉज चीयरफुल, जो डचेस थी बड़ी खुश मिजाज थी, फ्रेंडली भी थी। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, ये कहता है
ड्यूक की शी हैड हार्ट, हाउ शैल आई से, कह रहा कि उसके पास एक ऐसा दिल था। ये कह रहा अब ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ, मतलब उसको इसमें भी कहने में तकलीफ है। फिर कहता ही है कि टू सून मेड ग्लैड, वो जो बड़ी जल्दी खुश हो जाता था, यानी उसका जो स्वभाव था बहुत सरल था, आसानी से वो खुश हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी। हर नेचुरल वार्मथ डिस्प्लीज्ड हिम, और उसका ये जो नेचुरल वार्म था, जो विनम्रता थी प्राकृतिक या स्वाभाविक, उसे वो नाखुश करती थी। बिकॉज ही कुड नॉट कमांड, क्योंकि उसने कोई आज्ञा तो दी नहीं थी हर अफेक्शंस, उसके इस विनम्रता को, प्यार को। बाई कंट्रास्ट इन द पोर्ट्रेट, और जबकि आप इसके उलट देखिएगा फोटो में, शी नाउ, अब जो है, स्टैंड्स एज इफ अलाइव, खड़ी हुई है जैसे कि जिंदा हो। बट ओनली ही कैन ड्रॉ द कर्टन, लेकिन अब वही है सिर्फ जो पर्दा हटा सकता है, यानी उस टाइम तो जोर नहीं चलता था इसका जब जिंदा थी। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, कह रहा क्योंकि और कोई पर्दा तुम्हारे देखने के लिए नहीं उठा सकता ना, इसलिए सिर्फ मैं ही उठाऊंगा, अब तो मेरे पूरी तरह नियंत्रण में हो, ये इसका मतलब है। बट आए, लेकिन मैं, सिवाय मेरे, इसका ये मतलब है कि मैं ही पर्दा उठाऊंगा और कोई नहीं। दस इन आर्ट, इस तरह से कला में, द ड्यूक अचीव्स द पावर, ड्यूक को शक्ति मिल जाती है, एंड ओनरशिप, मालिकाना हक मिल जाता है। ही लैक्ड इन रियलिटी, जो वास्तविकता में उसके पास नहीं था। आयरोनिकली आर्ट कैप्चर्स ओनली अ मूवमेंट, जबकि आर्ट जो है सिर्फ एक मूवमेंट को कैप्चर करता है, और उसको लग रहा है कि उसने पूरी जिंदगी उसकी कंट्रोल कर ली है। द डचेस स्माइल वाइल रियलिटी कंटेन्ड हर फ्री स्पिरिट, करेंगे वो जो मूवमेंट है ना, उसमें उस डचेस की एक सिर्फ मुस्कान कैद है। वाइल रियलिटी कंटेन्ड हर फ्री स्पिरिट, जबकि जो वास्तविकता है उसमें उसकी फ्री स्पिरिट मौजूद है। द ड्यूक एडमिट्स चिलिंगली, वो जो ड्यूक है वो मानता है ये बात चिलिंगली, बड़े हतोत्साह से। आई गेव कमांड्स, कि फिर मैंने आज्ञा दी। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, फिर सारी मुस्कान खत्म हो गई, रुक गई। हैविंग साइलेंस हर इन लाइफ, ही नाउ फ्रीजेज हर फॉर एवर इन आर्ट। हैविंग साइलेंस्ड हर इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी को छीन करके, उसकी ज़िंदगी को शांत करके, ही नाउ फ्रीजेज हर फॉर एवर इन आर्ट, उसने उसे अब कैद कर लिया है कला में हमेशा के लिए। वेयर शी कैन ओनली स्माइल फॉर हिम, जहाँ पर वो सिर्फ उसके लिए मुस्कुरा रही है बस। और शायद इसमें भी आयरनी है कि तुम मेरे इस पल को तो कैद कर पा रहे हो, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। द क्लोजिंग इमेज ऑफ नेपच्यून, और नेपच्यून की जो क्लोजिंग इमेज है, टेमिंग अ सी हॉर्स, जिसने एक सी हॉर्स को टेमिंग पालतू बना लिया है, रेनफोर्सेस, जोर देती है दिस थीम, इस थीम पर, यानी कंट्रोल की थीम पर। एज बोथ वाइफ एंड स्कल्पचर आर रिड्यूस्ड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोजीशन, कि चाहे वो मूर्ति की बात हो या उसकी पत्नी की बात हो, दोनों पर मालिकाना हक जो है वो पा लिया गया है। किसकी वजह से? उनके स्थिरता की वजह से, यानी उसको कला से उनको एक पल में कैद कर लिया गया है। ब्राउनिंग शोज हाउ द ड्यूक वैल्यूज आर्ट ओवर लाइफ, ब्राउनिंग दिखाते हैं कि ड्यूक कैसे आर्ट को, कला को वैल्यू देते हैं ज़िंदगी की अपेक्षा। बिकॉज इट गिव्स हिम एब्सोल्यूट कंट्रोल, क्योंकि इससे उसको सही में कंट्रोल या नियंत्रण मिल जाता है, परमानेंस मिल जाता है, एंड पावर, और शक्ति मिल जाती। बट लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रियलिटीज फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी, ये उसको सब मिलता तो है, लेकिन किस कीमत पर मिल रहा है? वास्तविकता की आज़ादी और मानवता की कीमत पर। ठीक है, अच्छा है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मिल्टन से रिलेट करेगा ये। हाउ डज मिल्टन यूज द सोनेट फॉर्म, सोनेट फॉर्म को मिल्टन ने कैसे यूज़ किया है? टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल स्ट्रगल, अपने पर्सनल व्यक्तिगत संघर्ष को दिखाने के लिए। विथ ब्लाइंडनेस, अंधेपन के साथ। इन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कह रहे हैं कि जो कविता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इसमें मिल्टन ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को किस तरह से हमारे सामने पेश किया है, जो संघर्ष उनके साथ शुरू हुआ उनके अंधे होने के बाद। आंसर देखिएगा, इन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, इस कविता में, जिसको हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जॉन मिल्टन यूजेस द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म, जॉन मिल्टन जो है वो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल स्ट्रगल, अपने व्यक्तिगत संघर्ष को एक्सप्रेस करने के लिए। विद ब्लाइंडनेस, किसके साथ? अंधेपन के साथ। एंड हिज जर्नी, और अपनी उस यात्रा को भी एक्सप्रेस करते हैं टुवर्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस टू गॉड, ईश्वर की सेवा करने के प्रति उनके जो विचार थे उसमें और गहराई वो पा गए उस अपनी इस
अंधे होने की बाद की यात्रा के दौरान। यानी उन्होंने सवाल पूछे थे ना उस पोयम में, जो हमारे सिलेबस में है, कि क्या भगवान को सिर्फ उन लोगों के काम पसंद है जिनके पास रोशनी है आंखों की, और उनके काम पसंद नहीं है जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। तो ये वही बात है कि उनको ये बात समझ आई कि नहीं, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को किसी इंसान के काम की ज़रूरत ही नहीं है। वो व्यक्ति जो सबसे अच्छे उनके सुख और दुख को बर्दाश्त करता है वही सबसे अच्छा है। अच्छा, ये क्योंकि पेट्रार्कन फॉर्म है तो उसमें एक ऑक्टेव होगा, एक सेस्टेट होगा, उसकी अपन बात करेंगे। इन द ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी फर्स्ट जो 8 लाइन्स रहेंगी आपकी पोएम की, मिल्टन मॉर्न्स दैट, मिल्टन इस बात पर दुख जताते हैं कि हिज लाइट इज स्पेंट, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मीनिंग ही हैज़ लॉस्ट हिज साइट, ठीक है। ही फियर्स दैट हिज वन टैलेंट, उनको ये डर है कि उनके अंदर ये जो क्षमता है कविताएं लिखने की, और इसके अलावा ये तो उन्होंने अपनी बात करी, लेकिन ये जो शब्द है असल में बिब्लिकल है। कैसे, देखिएगा, अ रेफरेंस टू द बिब्लिकल पैरेबल, ये एक बिब्लिकल पैरेबल की तरफ रेफरेंस है। इज़ नाउ यूजलेस, और ये जो उनका टैलेंट है वो कैसा हो गया, यूजलेस हो गया। दिस क्रिएट्स एंजाइटी दैट ही कैन नॉट फुलफिल हिज ड्यूटी टू सर्व गॉड, और ये उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है जिसमें वो सोचते ही रहते हैं कि वो अब अपने जो कर्तव्य हैं ईश्वर के प्रति उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हिज इमोशनल कन्फ्लिक्ट, उनका जो भावात्मक संघर्ष है, पीक्स इन द क्वेश्चन, वो इस सवाल में अपनी चरम पर पहुंच जाता है। और जब वो पूछते हैं कि डस गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइक डे नाइट, वही बात है कि क्या गॉड सिर्फ उन लोगों के काम को पसंद करते हैं जो देख सकते हैं या जिनकी आंखों में रोशनी है, और उनके काम को पसंद नहीं करते हैं जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है। अ मोमेंट ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर, अब ये जो पल है, ये सवाल जब ये कर रहे हैं तो बड़ा संदेह या शक और निराशा से भरा हुआ है। अब इसके बाद वोल्टा आता है। वोल्टा मतलब चेंज इन थॉट, ठीक है। अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेस्टेट, ये सेस्टेट के शुरू पहली ही लाइन में, और वो नियम ही है पेट्रार्कन सोनेट का कि जो वोल्टा होगा हमेशा सोनेट की 9th लाइन में आएगा, और ऑक्टेव खत्म हो गई 8वीं लाइन पे, सेस्टेट शुरू होगा आपके 9वीं लाइन से, तो वहीं पे वोल्टा आ जाता है। लास्ट 6 लाइन्स आपकी सेस्टेट कहलाती है। हेयर पेशेंस स्पीक्स, अब यहाँ पर उनका धैर्य या उनकी अंतरात्मा उनसे बात करती है, और उन्हें ऑफरिंग कंफर्ट एंड विजडम, उन्हें बेचैनी से छुटकारा दिलाती है, एंड विजडम, और उन्हें बुद्धिमानी प्रदान करती है। शी एक्सप्लेन्स दैट गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क और अचीवमेंट्स, वो कहती है अंतरात्मा उनकी कि भगवान को किसी के टैलेंट या वर्क की अचीवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं है। इंस्टीड, इसके बजाय, द ग्रेटेस्ट सर्विस, सबसे महान जो सेवा है, इज ओबीडियंस, वो क्या है, आज्ञा मानना है। ह्यूमिलिटी है, विनम्र रहना है, एंड फेथ, और ईश्वर पर विश्वास रखना है कि जो भी उसने किया वो अच्छा किया है। द फेमस फाइनल लाइन, और जो फेमस फाइनल लाइन है वो क्या है, दे ऑल्सो सर्व हूम एली स्टैंड एंड वेट, वो भी लोग सेवा करने को तत्पर हैं जो सिर्फ अभी रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी भगवान के, ईश्वर के एक इशारे में ना, लोग नहीं, फरिश्तों की बात हो रही है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते एक इशारे में उसके काम में लग जाते हैं, तो इंसान की क्या वैल्यू है उसके आगे। ये बात रिवील करती है दैट कि इवन दोज हु कैन नॉट एक्ट आउटवर्डली, कि अब अगर इंसानों की बात करिए तो ये बात ये दिखाती है कि वो लोग जो आउटवर्डली, बाहरी तौर पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टिल सर्व गॉड, वो भी अभी ईश्वर की क्या कर रहे हैं, फिर भी वो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, थ्रो ट्रस्ट, विश्वास के जरिए, एंड एंड्योरेंस, और सब्र के जरिए। 10 इस तरह से द सोनेट, ये जो सोनेट है, सोनेट फॉर्म मिरर्स मिल्टन्स मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रगल टू रेजोल्यूशन, मिल्टन की उस मूवमेंट को दिखाते हैं जिसके द्वारा वो स्ट्रगल, अपने संघर्ष से एक रेजोल्यूशन, हल की तरफ पहुंच जाते हैं। द ऑक्टेव कैप्चर्स डाउट, जो ऑक्टेव है यानी जो 8 लाइन है उनमें डाउट दिखाया जाता है, संदेह दिखाया जाता है। वाइल द सस्टेट, लेकिन जो सस्टेट है प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल क्लैरिटी, वो आत्मिक या दैवी क्लैरिटी, स्पष्टता दिखाता है। मिल्टन शोज, मिल्टन दिखाते हैं कि दैट ट्रू सर्विस, जो ट्रू सच्ची सर्विस, सेवा है, वो कहाँ है, लाइज नॉट इन एक्शन, वो काम में नहीं है हमारे भाई, हमारे काम की ज़रूरत ही नहीं है ईश्वर को, गॉड को, बट लेकिन जो सच्ची सेवा है वो कहाँ है, इन पेशेंस, धैर्य में, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, और भगवान की इच्छा को स्वीकार करने में। ठीक है, ये 100 की एक बात है, यानी 100 सुनार की और एक लोहार की। तो ये लोहार की बात है कि अगर आपके अंदर सब्र है, धैर्य है, और ईश्वर के प्रति जो भी उसने आपके लिए किया है, सुख दुख जो भी है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं अच्छे मन से, उस तो आपने सबसे अच्छी सेवा करी,
और बाकी कोई वैल्यू नहीं करता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं और ये सेक्शन रहेगा हमारा ड्रामा सेक्शन। ठीक है, डिस्कस द थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड इनकम्प्लीटनेस इन हयावदना। हयावदना में इनकम्प्लीटनेस और पहचान की थीम को ज़रा सा डिस्कस करिए, क्या है ये, चलिए बताएंगे। हयावदना बहुत अच्छा वर्क है, इसको मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। इज़ द सर्च फॉर कंप्लीटनेस एंड क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एवरी मेजर कैरेक्टर इन द प्ले स्ट्रगल विथ कंप्लीटनेस। तो यहाँ तक आ गए हैं। चलिए अब इसको देखेंगे अपन अच्छे से। ये जो वर्क है आपका किसका है, गिरीश कर्नाड का वर्क है। ठीक है, इसमें इन्होंने बड़े अच्छे से मिथिक इल्यूजन वगैरह को ब्लेंड किया है ज़बरदस्त तरीके से। और इन्होंने इसमें जो है किसकी बात करी है, आइडेंटिटी और इनकम्प्लीटनेस की बात करी है। तो हम बात करेंगे द सेंट्रल थीम ऑफ हयावदना। हयावदना की जो मुख्य थीम है इज़ द सर्च फॉर कंप्लीटनेस, वो कंप्लीटनेस की खोज है। एंड द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, और पहचान की क्राइसिस यानी उसका नुकसान है। कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। 2-3 कैरेक्टर हैं इसमें मेन जो है। एक तो नरेटर है, उसको छोड़ दीजिए, नरेटर के अलावा 3 है। पद्मिनी है, ठीक है, कपिल है, और कपिल का एक दोस्त है देवदत्त। ठीक है, इन्हीं तीनों पर कहानी घूमती है। अब वो बुद्धिमान कौन है, वो आपका देवदत्त है, लेकिन शक्तिशाली कौन है, कपिल है। तो दोनों के प्रति अपने आप को आकर्षित पाती है कौन, पद्मिनी। उसको कपिल की शक्ति पसंद है और उसका दिमाग पसंद है। उसी आइडेंटिटी की बात करी इन्होंने कि असल में आदमी पूरा किसको माने, कि जिसके पास सर है, या उसको पूरा माने जिसके पास बॉडी है। इसी का खेल है इस कहानी में। चलिए, हयावदना इज़ द हॉर्स हेडेड मैन। जो हयावदना है वो हॉर्स हेडेड मैन को कहते हैं। इंट्रोड्यूसेस दिस थीम, ये इस थीम को इंट्रोड्यूस करता है मोस्ट डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे तौर पर। यानी हयावदना की अलग सब प्लॉट उसको कहिए, और जो मेन प्लॉट है वो इन तीनों का है। हयावदना जो है कि एक इंसान है, उसके सर जो है वो घोड़े का लगा हुआ है। ठीक है, ये हयावदना है, वो भी चलती है कहानी साथ में, और इन दोनों की कहानी भी साथ में। ही सेज, वो कहता है, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू बी कम्प्लीट। मैं जो चाहता हूँ ना वो पूरा होना चाहता हूँ। हयावदना कह रहा है ये, टू बी अ मैन, पूरा इंसान बनना चाहता हूँ। वही बात है। हिज हाफ मैन हाफ हॉर्स फॉर्म मेक्स हिम एन आउटसाइडर। उसका जो शरीर जो इंसान का है और सर जो है वो घोड़े का है, ये उसे एक अजनबी, आउटसाइडर, विदेशी, एलियन की तरह बनाता है। इवन आफ्टर गॉडेस काली ब्लेस्ड हिम, यहाँ तक कि जब वो गॉडेस काली यानी देवी काली जो है उसको ब्लेसेस, वरदान दे देती हैं, ही बिकम्स अ कंप्लीट हॉर्स, वो पूरा घोड़ा बन जाता है। नॉट अ मैन, इंसान नहीं। चाह तो रहा था पूरा इंसान बनना, लेकिन वो घोड़ा बन जाता है। हिज स्ट्रगल रिफ्लेक्ट्स द प्लेज मैसेज, इसकी जो इसका जो संघर्ष है वो प्ले के संदेश को दिखाता है। दैट की परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल, परफेक्शन इम्पॉसिबल है, हम सभी जानते हैं, सब समझते हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़्यादा ही इम्परफेक्ट है, तो ये इसकी मुसीबत है। द लव ट्राइंगल, और जो लव ट्राइंगल इसमें दिखाया गया है, देवदत्त है उसमें, कपिल है, और कौन है, पद्मिनी है। ये हीरोइन हो गई, ये दोनों हीरो समझ लीजिए। फर्दर एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी को आगे जो एक्सप्लोर करते हैं। कैसे, व्हेन द हेड्स आर मिस्टेकनली ट्रांसपोज्ड, जब वो सरों को मिस्टेकनली, गलती से, ट्रांसपोज्ड, बदल दिया जाता है। टॉमस मान का एक वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड्स, उससे भी ये जो वर्क है इंस्पायर है, उसको भी ध्यान रखिएगा। टॉमस मान का वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड्स। ठीक है, द क्वेश्चन अराइजेज, अब सवाल उठता है कि हु इज़ द रियल हस्बैंड ऑफ पद्मिनी, कि असली हीरो वो पद्मिनी का पति कौन है। अब अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट बात आ गई, थोड़ा समझ लीजिए कि पद्मिनी की जो शादी है वो देवदत्त से होती है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, और जो कपिल है उसको, ये देवदत्त का दोस्त है, तो पद्मिनी का झुकाव कपिल की तरफ भी रहता है। ये भाप जाता है कौन, देवदत्त। अच्छा, इसके बाद जब शादी हो जाती है तो देवदत्त जो है काली माँ के मंदिर में जाता है, और वहाँ पर उसको अपना एक वादा ध्यान आता है कि उसने वादा किया था कि जब उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो वो अपना सर जो है वो अर्पण कर देगा काली माँ के चरणों में। तो वो वही करता है, अपना सर काट देता है। अब साथ में क्योंकि कपिल भी था, अब वो सोचता है कि अगर लोगों ने देखा तो सोचेंगे पद्मिनी के लिए मैंने इसे मार दिया, तो वो भी इसी चक्कर में अपना सर अलग कर लेता है। अब अचानक से पद्मिनी वहाँ आती है, वो भी अपना सर अलग ही करने वाली थी कि देवी माँ, काली माँ प्रकट होती हैं, उसे कहती हैं
कि रुक जाओ, इनके सरों को लगाओ, मैं इन्हें जीवित कर देती हूँ। अब वो जल्दी में या जानबूझ करके, ये थोड़ा सा डिबेट का विषय हो सकता है, वो सरों को बदल देती है। देवदत्त के शरीर में कपिल का सर और कपिल के शरीर में देवदत्त का सर, ठीक, दोनों जिंदा हो जाते हैं। अब वो सवाल उठता है कि असली पति कौन, जिसका शरीर है या जिसका सर है? यही कहानी है, ठीक है। तो देवदत्त इंसिस्ट, उसको देवदत्त जोर देता है कि द हेड इज द साइन ऑफ अ मैन, कि जो सर है ना वो इंसान की पहचान है। वाइल कपिल आर्ग्यूज, जबकि कपिल जो है वो ये आर्ग्यू करता है दैट कि द बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बॉडी भी उतनी महत्वपूर्ण है। दिस कन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष शोज दिखाता है दैट कि द ह्यूमन आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स सॉरी, जो मानव की पहचान है वो बड़ी जटिल है। मेड अप ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी, जो दोनों से बनी है, दिमाग से भी और शरीर से भी। पद्मिनीज कैरेक्टर, पद्मिनी का जो कैरेक्टर है ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीटनेस, वो भी इनकम्प्लीटनेस को दिखाता है। कैसे? शी लव्स देवदत्त इंटेलेक्ट, कि वो एक तरफ तो देवदत्त के इंटेलेक्ट को प्यार करती है बट इज ड्रॉन टू कपिल्स फिजिकल स्ट्रेंथ, तो दूसरी तरफ वो कपिल की फिजिकल शारीरिक ताकत की तरफ खींची जाती है। शी सेज, वो कहती है एडमायरिंगली ऑफ कपिल, कपिल की मतलब प्रशंसा करती है। लुक एट हिज आर्म्स, देवदत्त इसकी तरफ बाह की हाथों की तरफ देखो, इसके मसल्स की तरफ देखो, स्ट्रॉन्ग एज लॉयन, उतने ही मजबूत हैं जितने कि शेर के होते हैं। येट शी कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड विथ ईदर मैन, फिर भी वो दोनों आदमियों से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये अपने सेंस में इनकम्प्लीट है। फाइनली और अंत में द चाइल्ड, जो बच्चा होता है ऑफ पद्मिनी का, सिंबलाइजेज अ न्यू, वो एक नया प्रतीक, एक प्रतीक प्रस्तुत करता है, अ न्यू अनसर्टेन आइडेंटिटी, एक नई और अनिश्चित पहचान का। बॉर्न ऑफ देवदत्त से हेड, जो कि जन्मा है देवदत्त के हेड से, एंड सॉरी, ये जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, कि जो आइडेंटिटी पहचान की बात निकली है देवदत्त के हेड और कपिल की बॉडी से, ये उसमें और नई पहचान जो होता है। द प्ले एंड सी के प्ले ख़त्म होता है विथ द बॉय, उस लड़के के साथ, राइडिंग ऑन हयावदना पर सवारी कर रहा होता है। आई स्ट्रेंज, एक विचित्र बट होपफुल इमेज, लेकिन ये एक आशावान तस्वीर है, ऑफ लाइफ्स ऑन गोइंग स्ट्रगल, जिंदगी में चलने वाले संघर्ष की, फॉर होलनेस, परफेक्टनेस पाने के लिए, ठीक है। 10 इस प्रकार से करनॉट दिखाते हैं दैट की आइडेंटिटी इज फ्रेगमेंटेड, जो हमारी पहचान है वो बिखरी हुई है, एंड इनकम्प्लीट और अपूर्ण है, एंड ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर अचीव एब्सोल्यूट होलनेस, और जो इंसान है वो एब्सोल्यूट होलनेस तो उसको नहीं मिल सकती, यानी वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। द सर्च फॉर कंप्लीटनेस के लिए खोज, आयरनिकली प्रूव होती है हास्यात्मक रूप से, ढंग से, दैट की इम्परफेक्शन इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव का असल में जो एसेंस है ना, उसका जो सार है वो खुद अपूर्ण है, तो उसको परफेक्शन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा प्ले है, इसको पढ़िएगा। तो खैर टाइम नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान रख दीजिए, इसी से आपको समझ आ गया होगा कि कहानी बड़ी मज़ेदार है ना। चलिए अगला है प्रोज और नॉवेल सेक्शन में हमने क्वेश्चन लिया है, वो है व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ एक बड़ा अच्छा वर्क है ओ हेनरी का, जिसमें बहरमन एक कैरेक्टर है, एक बूढ़े हैं जो एक बच्ची जॉन्सी की जान बचाने के लिए कड़ी बारिश में क्या करते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं, किसकी, पत्ती की, जिसको देख करके वो जीवित बच जाती है। कौन? जॉन्सी। उसको निमोनिया हुआ था और वो जहाँ पर लेटी थी उसके बेड के खिड़की के बाहर जो है एक पेड़ था, जो आईवी लीव्स थी जिसमें, ठीक है। तो उन्हीं पत्तों को बेचारी देख रही है, एक पत्ता गिरता जा रहा है, एक एक करके सब पत्ते गिरते जा रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि जैसे आखिरी पत्ता गिरेगा वो भी मर जाएगी। डॉक्टर भी उसको सांत्वना दे रहे हैं, उसकी एक दोस्त भी है वो भी सांत्वना दे रही, मगर कोई फ़र्क नहीं। तो जब ये बात ब्राह्मण को पता चलती है, ब्राह्मण उसका नाम अपन देख लेंगे, उसको जब पता चलती है, तो ये एक ऐसा पेंटर है बेचारा जो पूरी ज़िंदगी में कोई एक यूनिक पीस या यूनिक पेंटिंग नहीं बना सका, लेकिन वो दृढ़ संकल्पित है कि मैं बना करके ही मानूंगा, यानी फर्म डिटरमिन्ड है ये, ठीक है। और आखिरकार वो एक ऐसी पेंटिंग बनाता है जिससे कि एक जान भी बचती है ना, और उसको एक अमर नाम दे करके जाती है। तो उसी की हम बात करेंगे। द मेन मैसेज क्या है ऑफ ओ हेनरीज लास्ट लीफ का, इज़ दैट होप, वो एक ऐसी आशा है, एक ऐसा प्यार, एक ऐसा बलिदान है, कैन कंक्योर डिस्पेयर, जिससे जो निराशा को जीत सकता है, ठीक है।
मेन मैसेज की बात हो रही ना कि क्या मैसेज है लास्ट लीफ का, वही अपन बात करेंगे। द स्टोरी कंट्रास्ट पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म थ्रू इट्स कैरेक्टर्स। ये जो स्टोरी है अपने कैरेक्टर्स के जरिए आशावाद और निराशावाद के अंतर को स्पष्ट करती है, दिखाती है। जॉन्सी इज पेसिमिस्टिक, जॉन्सी जो निमोनिया से बीमार है, पीड़ित है, वो बिल्कुल निराशावादी है। बिलीविंग, ये मान रही है कि शी विल डाई, वो मर जाएगी। विथ लास्ट आईवी लीफ, जैसे ही इस आईवी लीफ ये लास्ट वाली गिरेगी पेड़ की, वैसे वो भी चली जाएगी। सू जो कि इसकी दोस्त है, इज ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है। इनकरेजिंग हर टू लिव, उसे जिंदा रहने के लिए इनकरेज कर रही है, लेकिन नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं है। बहरमान जो है, दो सीन एज अ फेल्योर, उसे दिखाया गया है एक असफलता के तौर पर। प्रूफ्स दैट अ सेल्फलेस एक्ट, ये साबित करता है आखिरकार वो जिससे सब यूजलेस समझते थे कि ये तो बेकार में ही जिंदा है, ये है वो है, वो भी प्रूव करता है कि अगर कोई काम सेल्फलेसली किया जाए, ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान का, इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस, वही सबसे बड़ी सफलता है किसी इंसान के लिए। ठीक है, और वो साबित कर देता है अपने आप को बलिदान करके। अच्छा आगे देखिए, द स्टोरी, ये जो कहानी है, शोज दिखाती है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार की शक्ति को। द डॉक्टर एम्फेसाइजेस, डॉक्टर भी एम्फेसाइज करता है दैट कि जॉन्सीज चांस ऑफ रिकवरी डिपेंड्स ऑन हर विल टू लिव, कि जॉन्सी के जो चांसेस जो हैं कि वो ठीक होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड है उसकी विल पावर पर, यानी उसकी दृढ़ इच्छा पर, कि उसकी इच्छा है टू लिव, जीने की या नहीं। अगर इच्छा है तो बच जाएगी, नहीं है तो फिर मर जाएगी। देयर चांस इज फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव, ये वो चांस है जो उसको जीने में मदद करेगा या उसको जीने देगा। वेन जॉन्सी सीज द पेंटेड लीफ, जब वो जॉन्सी उस पेंटेड लीफ को देखती है, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, अभी जो रुकी हुई है, शी रिगेन्स होप, अब उसे आशा आने लगती है कि नहीं, ये पत्ती भी नहीं गिरेगी तो मतलब मैं भी नहीं मरूंगी। इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, और उसे ये बात भी समझ में आती है कि इट इज़ अ सिन, ये पाप है, टू वॉन्ट टू डाई, मरने के लिए सोचना या अपनी इच्छा रखना। अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज, दूसरा जो महत्वपूर्ण मैसेज है वो क्या है, इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, वो सच्ची दोस्ती की वैल्यू है, मान्यता है। एंड सेक्रीफाइस, और सच्चे बलिदान की मान्यता है। सूज लॉयल्टी, सूज की वफादारी। एंड बहरमान्स हीरोइक एक्ट, और जो बहरमान का हीरोइक साहसिक कार्य था, हाईलाइट करता है दैट की लव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो प्यार है, कैन गिव मीनिंग टू लाइफ, वो ज़िंदगी को मतलब दे सकता है। अब आज की दुनिया में देखिए तो सब अपने लिए ही जी रहे हैं, कहीं भी आप देखिए, अपने आसपास, थोड़ा दूर भी, कहीं भी यही मुश्किल है आज की दुनिया की, हम लोग इतना सब झेल रहे हैं। चलिए, समय आएगा तो भी परिवर्तन होगा। द स्टोरी टीचेस अस, ये स्टोरी जो है हमें बताती है कि इवन ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ तक कि जो साधारण लोग हैं, कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण कार्यों को कर सकते हैं, महानतम कार्यों को कर सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। फाइनली, और अंत में, द स्टोरी रिवील्स, ये कहानी प्रस्तुत करती है ओ हेनरीज स्टाइल ऑफ यूजिंग अ ट्विस्ट एंडिंग, ओ हेनरी के उस स्टाइल को जिसमें वो एंडिंग को अपने तरीके से हैंडल करते हैं, उसे पेश करते हैं। रीडर्स डू नॉट एक्सपेक्ट बहरमान टू बी द हिडन हीरो, जो रीडर्स हैं इनके पढ़ने वाले, उनको लग रहा था कि बहरमान बेचारा क्या करेगा, वो तो वैसे ही बेकार आदमी है, लेकिन वो हीरो ही निकलता है उसके अंदर से। हिज पेंटेड लीफ बिकम्स नॉट जस्ट आर्ट बट अ सिंबल ऑफ लाइफ, उसकी जो पेंटेड लीफ थी, जो उसने पत्ती बनाई थी पेंट के जरिए, बिकम्स नॉट जस्ट आर्ट, वो सिर्फ कोई कला नहीं रह गई थी, बट अ सिंबल ऑफ लाइफ, बल्कि वो जिंदगी का प्रतीक बन जाती है। दस, इस प्रकार से द मेन मैसेज इज क्लियर, जो मेन मैसेज, मुख्य संदेश है, वो बिल्कुल साफ है। नेवर गिव अप होप, कभी आशा मत छोड़िए, ये मुख्य संदेश है। वैल्यू फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती को वैल्यू करिए, मान सम्मान करिए उसका। एंड रिमेंबर, और याद रखिए दैट की सेक्रीफाइस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, की जो बलिदान है वो हाईएस्ट फॉर्म, सबसे महान या सर्वोत्तम फॉर्म, स्वरूप है ऑफ लव, किसी भी तरह के। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये टोटल क्वेश्चन हमने अपन ने कितने 4 डिस्कस किए हैं, 3 अब आपके सेक्शन से अलग अलग, पोइट्री सेक्शन, ड्रामा सेक्शन, प्रोज और नॉवेल सेक्शन। ठीक है, मीडिया सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको बता दिया गया है कि अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
और साथ में अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या आते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए और लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।